हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए याची लाभ के लिए क्या करना होगा और थर्ड काउंसलिंग फाइनल कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी की कितने पर लगेगी। और ये नंबर दिया हुआ है, कृपया करके इस पर कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप ही करें आप। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से मुहिम चलाई जा रही है सीटों को जुड़वाने के लिए, उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और संकल्पबद्ध हूँ। ये मेरा वादा है कि मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन अपना केस जो है वो अच्छे तरीके से लड़ूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं 22,000 सीटों को जुड़वाने में। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर 22,000 सीटें जुड़ने पर कितनी लिस्ट पर हमारा नंबर आ जाएगा। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि 1,40,060 पद थे। 1,40,060 में से 67,867 की लिस्ट लग गई, लगभग 70,000 मानकर चलिए आप। तो ये जितने भी अभ्यर्थी लग चुके हैं, 1133 सीट भी अब आंदोलन के माध्यम से हमने उसका प्रयास करा और वो भी जुड़ गई, आप सभी को पता होगा। तो क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम इनको जोड़ देंगे और थर्ड काउंसलिंग में जोड़ेंगे, तो वो बिना केस के ही आंदोलन से काम हो गया। उसके लिए धरना दिया गया हमारे द्वारा और कई सारे काम किए गए, उसमें हम जीते। और ये चीज़ें हमें अपने आप में और मजबूत करती हैं कि आगे क्या करें। बाद में फिर हमारी जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात हुई थी, सचिव से, उन्होंने बोल दिया था कि हम इन सीटों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि या तो कोई मुख्यमंत्री या हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी या हमें कोई आदेश होता है तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने जो वैकेंसी निकाली थी वो जो आप हमारा जीओ है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, हम इससे आगे हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमें वहाँ से मिला। और दूसरी बात, जो एनआईसी को सॉफ्टवेयर में जो उनको दिया गया है वो भी उसी में दिया गया है। आगे यदि पद जुड़ते हैं तो ये सचिवालय से उसका पूरा खर्चा होता है और वो प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के द्वारा कोई आदेश हो या किसी के द्वारा कोई आदेश हो तो हम उनको जोड़ें। तो ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनको ये भी बताया कि माननीय कि 1,37,000 पद भरे जाने थे 6 माह के अंदर, लेकिन 1,37,000 पद नहीं भरे गए। मैंने उनको अवगत कराया, ये भी मैंने उनको अवगत कराया कि 1,37,000 पदों के सापेक्ष जब 6 महीने बनने थे, चाहे वो केवल जब किसी भर्ती का लाभ मिलता है तो केवल वो ये सोचकर नहीं दिया जाता कि किसी विशेष वर्ग शिक्षा मंत्री बीटीसी या किसी बीएड को दिया जाए, क्योंकि भर्ती में 60% पर जो भी अभ्यर्थी लड़ रहे हैं उसमें सभी पास हैं। अब मान लीजिए आपने किसी एक वर्ग को ये कह दिया कि आप आने वाली भर्तियों में शामिल हो जाइए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल रही है, दिव्यांग हैं और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जीवन में उनका आखिरी मौका है, दोबारा वो नौकरी कभी नहीं देख पाएंगे, ऐसा अभ्यर्थी का मेरिट गिरकर उनकी मेरिट 75 से गिरकर नीचे 67.1 पर आ गई जनरल की, ओबीसी की 66.7 पर आ गई और एससी की 61.7 पर आ गई। तो हमने उनसे ये कहा मान्य कि अगर आप नई भर्ती निकालेंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा, इनका क्या भविष्य है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप इसके ऊपर मर्सी पिटीशन फाइल करिए या कुछ भी करिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मैंने उनको हर तरीके से ये बात समझाई कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसको लाइफ, क्योंकि मैंने उनसे ये भी कहा कि सर इस जो अभ्यर्थी आपने इसमें भर्ती में एकेडमिक लगाई, आपने जब भर्ती में एकेडमिक लगाई थी तो जो बीटीसी वाले बच्चे हैं बीटीसी वाले बच्चों ने अपना एकेडमिक लाभ भर्ती में जब एकेडमिक नंबर जुड़े तो मिल गया, शिक्षा मित्रों को भारांक मिल गया। जो बीएड में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने अभी जल्दी में बीएड करी है उनके अंक अच्छे हैं। इसमें उन बच्चों की क्या गलती है जो अब से 10 साल पहले बीएड करे हुए हैं और जिनकी उम्र निकलने वाली है अब, तो ऐसे अभ्यर्थियों की क्या गलती है। केवल एकेडमिक जुड़ने की वजह से वो 120 नंबर लाकर भी 115 नंबर लाकर भी वो भर्ती में जगह नहीं बना पाई। तो कुल मिलाकर मैंने उन्हें हर परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने अपनी सब बात को उनके सामने रखा, ताकि क्योंकि मैं इसके बाद जो इसके लीगल ग्राउंड से मैं उन पर भी बात करने वाला हूं। अभी 2 मिनट सुनिएगा आप। तो फिर मैंने उन्हें दूसरा बात मैंने उन्हें ये बताई कि जो सर आपने जो कॉमन नंबर दिए वो हिंदी के कुछ प्रश्नों पर दिए, और जबकि जियो में या पेपर में कोई भी चीज होती है वो कभी गलत नहीं होती, जो सही होती है वो सही है। आपने उन 3 प्रश्नों पर नंबर नहीं दिए जिन पर विवाद था, आपने उन 3 हिंदी के प्रश्नों पर गलत नंबर दे दिए जिनका कोई औचित्य नहीं बनता। तो इससे उन अभ्यर्थियों का जो कम गुणांक वाले थे उनको भारी नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे 7 से 8,000 अभ्यर्थी वो अंदर एंट्री कर गए जिनका एकेडमिक तो अच्छा था पर सुपर टेट में वो फेल थे, तो वो 3 नंबर मिलकर वो पास हो गए, प्लस उनका एकेडमिक नंबर जोड़ा वो पास हो गए। इससे सीधा सीधा उनको नुकसान है जो जिन अभ्यर्थियों के कम गुणांक थे। ये 3 पॉइंट हुए।
चौथा पॉइंट हमने उनसे ये कहा कि सर जो बच्चे एमआरसी को लेकर एमआरसी दाखिल कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी आपने संशोधन कर रहे हैं, तो जो अभ्यर्थी संशोधन के लिए वहां पर वैलिड है, जिनका आपने जीओ में कहा था कि किसी भी तरह का संशोधन मान्य नहीं है, अब आपने एट ए टाइम संशोधन मान्य कर लिया। तो जब आपने संशोधन मान्य किया यदि ऐसे 8,000 अभ्यर्थी आपने लिए तो उन्होंने ये आंकड़ा 5,500 कुछ का बताया संशोधन वाला, तो बोले हमने इतने एफिडेविट लिए हैं। तो जब 6,000 के समथिंग एफिडेविट मांगे गए हैं, आप समझिए 5,500 जिनका एफिडेविट, जो एफिडेविट वाले बच्चे हैं जिनकी फाइल पर लिख दिया था, ऐसे 5,500 बच्चे थे, 5,500 कुछ बच्चे, तो ये 5,547 बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं इनको आपने संशोधन करने दिया। अगर आप इनको संशोधन ना करने देते, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने अधिक अंक भरे और चयन सूची में जगह बना ली, या कोई भी तरीका हो, कुल मिलाकर साइबर कैफे की गलती हो, अभ्यर्थी की गलती हो, इससे कम गुणांक को नुकसान हुआ है, क्योंकि इतने बच्चे और नहीं लिए जाते। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि आप उनको नौकरी से निकालिए, मुद्दा ये है कि जितने बच्चों को नुकसान पहुंचा है उतने पद ऐड करिए। चाहे वो कॉमन नंबर से बच्चों को, जो कॉमन नंबर का ग्राउंड है, चाहे उससे बच्चे रह गए हों, आपके कॉमन नंबर की वजह से 7,500 बच्चे एंट्री करके उनकी वो हो, 5,547 बच्चे आपने संशोधन में और बैठा लिए, इनकी वजह हो, मतलब वजह कुछ भी हो, आपको जितने अभ्यर्थियों का हित को नुकसान पहुंचा है उतने पद जोड़िए। अगर मैं ये हिसाब लाकर दिया तो मैंने उनको बताया सर 37,000 पद बैठते हैं, और जबकि 1,37,000 में केवल आपको 22,000 पद जोड़ने हैं। तो उन्होंने जो है इसके लिए कहा कि सर ये उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये हमारी सब बात सुनने के बाद हमारी, पहले मैंने कहा, फिर मेरी बात सुनी, फिर उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात सत्य है, लेकिन ये चीज़ें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये इन्होंने 2 शब्द कहे। तो एक रास्ता सीधा सा बनता है कि इस पर जो है हाई कोर्ट के माध्यम से केस किया जाए प्रयागराज में। त्रिपाठी जी हमारे वकील है, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो है आपको, क्योंकि मैं कभी पहले, हम केवल धरने दिए हमने, लेकिन जब बात केस की होती है तो केस में क्या होता है, केस में पहले उस अधिकारी को, यदि वो आपका ज्ञापन नहीं ले रहा है तो बाई रजिस्ट्री उसके पास उसको सूचना दी जाती है। तो जब मैं लखनऊ से आया, क्योंकि कुछ बच्चों ने बड़ा मूर्ख बनाया कि सर हम लखनऊ पहुंच रहे हैं, आप आ जाइए, केवल 17 बच्चे पहुंचे वहां, और 17 बच्चों में से भी 7-8 बच्चे इधर उधर, 10 बच्चे इधर उधर के थे, कुल मिलाकर 7-8 बच्चे ही थे। तो मुझे फिर वहां से लौट कर आना पड़ा। बड़ा निराशा हुई कि 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वहां पहुंचे भी नहीं। 1-2 महिलाएं तो बेचारी किसी वजह से जाम वाम में लेट हो गई, लेकिन वो वहां रास्ते में थी, उनकी लोकेशन उन्होंने सेंड करी। कुछ बच्चे ऐसे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ये हैं कि उनकी थाली में ज्वाइन लेटर उनको शाम के खाने के बाद उनको दे दिया जाए कि सर आप सुबह से आपकी ज्वाइनिंग है, वहाँ पहुँच जाइए और आपको चपरासी मिलेगा, एक जूस का गिलास लेकर आप वो भी पी लीजिएगा, और तनख्वाह आपकी जो है स्वयं सेक्रेटरी साहब खुद आपके जो है, आप उन्हें निकालना भी मत, निकाल कर आपको कैश घर दे जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी तो कुछ इस तरह की मानसिकता वाले हैं कि उनको जीवन में शिक्षक तो बनना है पर प्रयास कुछ नहीं करना। ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने से लेकर वहां तक गए, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज ए टीचर पर प्रोफेशन से शुरुआत की। तो मेरे कहने का मतलब है, आप ऐसे देश में रहते हैं और कुछ करना ना चाहें, कितनी बुरी बात है ये। कम से कम झूठा आश्वासन तो मत दीजिए। कुछ अभ्यर्थी तो आज ऐसे थे कि मैंने सीटें जोड़ने के लिए उनको अपना जो अकाउंट नंबर है और जो पेटीएम नंबर है वो दिया मैंने उनको। तो एक ही अभ्यर्थी ने क्या काम करा, अपनी पत्नी के नाम पर भी और पति के नाम पर भी, दोनों के नाम पर एक ही फीस का स्क्रीनशॉट खींचकर भेज दिया कि सर ये मैंने आपको फीस सेंड कर दी, इन दोनों को शामिल कर लेना। तो मेरे भाई ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि ये छल आप मेरे साथ कर रहे हैं, क्या आगे जीवन में काम आएगा? क्या आपको ऐसी नौकरी मिल जाए? क्या ईश्वर नहीं देख रहा आपको कभी भी? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? पुराना कोई स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया कि सर पेड हो गई, आप चेक कर लीजिए। मेरे भाई आप याची लाभ लेना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, कोई वकील ऐसा है दुनिया में जो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ लेगा? और यदि लड़ भी लेगा तो क्या वो वकील है हाई कोर्ट का जो वहाँ सर्विस मैटर को, किसी भी केस को वहाँ अच्छे तरीके से रख सके? मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा कम से कम भी टारगेट है कि कम से कम 100 लोग तो कम से कम याचिका में जुड़े। सुबह से अब तक केवल और केवल 17 मुझे लगाकर 16 बच्चे और 17 मैं स्वयं लगकर 17 लोग बैठते हैं।
इन 17 लोगों का जो पेमेंट मैं आपको बताऊं, उस हिसाब से आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको फीस बताई है उसमें क्या 17 लोगों से केस फाइल हो जाएगा? दूसरा, अभी तो खैर मुझे कुछ लीगल चीज़ें बताई गई हैं उनके वकील साहब के द्वारा, मैं वो काम कर रहा हूं। पहला काम तो ये है कि मैंने आज रजिस्ट्री फाइल करी है, मतलब बाई रजिस्ट्री मैंने उनको ज्ञापन सौंपा है कि और उसकी मेरी रिसीविंग मेरे पास है, ताकि मैं उसे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने सचिव को अवगत कराया। तो मैंने वकील साहब से कहा जी हाँ मैं उनसे स्वयं मिला हूं। तो बोले वो ये क्या वो बात कोर्ट में कह देंगे? तो मैंने कि मुझे तो पता नहीं जी। बोले धरना देने से कुछ नहीं होता, आप लीगल वहां पर डॉक्यूमेंट भेजिए। तो आज मैंने वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया उनको बाई पोस्ट। जब मैंने उनको बाई पोस्ट सेंड करा तो उसके बाद उसकी कॉपी मैंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी को भी सेंड करी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सेंड कर दी बाई रजिस्ट्री। तो मैंने तीनों को ही अवगत करा दिया, कोई ये ना कहे कि मुझको जो है उनकी स्लिप मेरे पास है। इसके अलावा मैंने दूसरा काम ये किया है कि जितने भी लीगल ग्राउंड्स हैं, चाहे भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस है और चाहे आपका आनंद कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस है सेक्रेटरी वाला, इनकी कॉपी मैंने जो है वकील साहब को आज वहां बैठकर मैंने चर्चा करी और उनको मैंने सेंड भी कर दी ऑन रिटन। उससे ये फायदा हुआ, उनकी ईमेल आईडी पर भी मैंने सेंड करी। उससे ये फायदा हुआ कि जो वकील साहब है उनको स्वयं को ज़्यादा प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि हम भर्ती से जुड़े हुए हैं। हमने उनको मुंह जबानी ही सारी चीज़ें बता दी और उनके डॉक्यूमेंट हमने उनको दिए। अभिमान एकेडमी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है आपके लिए, लेकिन आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप स्वयं शारीरिक रूप से यहाँ नहीं आए, कोई बात नहीं, कम से कम धन के रूप से तो सपोर्ट करिएगा। एक बार भर्ती निकल गई तो जो कम गुणांक वाले हैं, जिनकी एकेडमिक कम है, ये नौकरी भूल जाना। मैं हारूं या जीतूं, मैं केस लड़ रहा हूं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, चाहे वो 16-17 अभ्यर्थी क्यों ना हो, मैं उनको साथ लेकर भी लड़ूंगा, चाहे फीस मेरे पास से जाए चाहे याचिकाओं से जाए, मैं केस तो लड़ूंगा। ये तो पक्की बात है कि केस फाइल होना है। जैसे ही केस फाइल होगा, ये जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने मुझे पेमेंट किया है, ये क्या काम करेंगे, जो केस की पिटीशन होती है उसमें अंशुल मिश्रा एंड अदर्स के नाम से होगा, वो अदर्स में याची में जाकर अपना नाम देख ले, किसी भी साइबर कैफे पे, कोई किसी के साथ ना कोई चीटिंग ना कोई बात। कई बार तो बच्चे प्रूफ मांगते हैं, सर हमें क्या स्लिप मिलेगी? भाई मेरा कोई चैम्बर कोई है मैं आपको स्लिप दे सकूं? मैं तो एक आम आदमी हूं आप लोगों की तरह, जो 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयासरत हूं। मैं सच बोल रहा हूं और बाकायदा सार्वजनिक तौर पर यूट्यूब की वीडियो से आपके सामने बात रख रहा हूं। जैसा भी हूं आपके सामने अपनी बात को मैं रखने में सक्षम हूं और रख भी रहा हूं। कम से कम एक कृपा मेरे ऊपर करें आप। विंटर वैकेशन की छुट्टी पड़ने वाली है, फिर कोर्ट में 10 से 15 दिन कुछ नहीं होने वाला। कृपया करके 1 या 2 दिन में जो भी अभ्यर्थी जोड़ना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर मैं दोबारा से याचियों की वहां लिस्ट भेजता हूं वकील साहब के पास, तो डॉक्यूमेंटेशन का उतना ही खर्चा दोबारा आता है। अगर किसी ने पहले बीटीसी लीगल टीम हो, बीएड लीगल टीम हो, कोई भी टीम हो, आप उससे पूछ कर देख लेना, वो आपको बता देंगे कि सर क्या प्रक्रिया है। कोई भी टीम हो, कोई भी, या कोई वकील हो जिसको आप जानते हो, आप उसे बता देना कि जब याची दोबारा से ऐड करने पड़ते हैं तो क्या होता है। हर याचिका के पीछे लीगल डॉक्यूमेंट वो ही लगते हैं हर याची के साथ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रायता फैल जाता है। तो कृपा करके एक बार में इकट्ठे हो जाइए, जो भी होना है। बाद में हो सकता है मैं उनको शामिल ना भी करूं, तो जो भी अभ्यर्थियां अभी एक बार में ही शामिल हो जाइए। नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कृपा करके कॉल ना करें। और इस पर आप डिटेल सेंड कर दीजिएगा अपनी, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि आपको सुपर टेट का जो रिजल्ट है उसकी मार्कशीट और आपको उस पर फीस सेंड करनी है। और थर्ड काउंसलिंग में जनरल ओबीसी एससी कट ऑफ वाले कुछ अभ्यर्थी तो हाय भेजेंगे और एक गुड मॉर्निंग लिखकर भेजेंगे और सोचेंगे शायद सर ने हमारा नंबर नोट करके याची बना दिया है। भाई बेवजह टाइम खराब अपना और मेरा क्यों कर रहे हो? अगर ऐसे ही मैंने अपना नंबर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बेवजह जो है, जो केवल जिन अभ्यर्थियों की एकेडमिक कम है, ओवर एज होने वाले, अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगता है मेरा नंबर आ जाएगा और मुझे याची बनने से कोई फर्क नहीं है, ये केस लड़ रहे हैं तो हम जीत जाएंगे, कई बार ऐसा 75 पर लगभग 80% हाई कोर्ट में याची लाभ दिया जाता है, आप देख लेना। और यदि कल को मुझे कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ये कहने लगे कि मुझे कोई ऑफर दे के आपको हम याची लाभ दे रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, मैं 2 मिनट में हाँ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनको उनका फल मिलना चाहिए।
सीधी सी बात है, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। मैं याची लाभ क्यों ना लूं जब मैं केस लड़ रहा हूं? तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हो। दूसरा, मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि सर नहीं मुझे याची लाभ नहीं दीजिए, पता पड़ी ना मुझे मिली ना मेरे साथ जोड़े ना उनको मिली और उन्होंने मना कर दिया। इससे अच्छा है जो मिल रहा है वो अपना दोनों हाथ फैला कर ले लो भाई। नौकरी के लिए धरना देने गए, आप में से कोई नहीं आया, केवल 10 बच्चे आए। मैंने वीडियो बनाई कम से कम, अब तक कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती पर 400 वीडियो बनाई, लेकिन आपको फायदा क्या हुआ? यह भी सच है 22,000 सीटों को लेकर कट ऑफ के ऑर्डर आने से पहले कोई केस नहीं हो सकता था। कट ऑफ को लेकर जो 22,000 सीटों को लेकर जो कट ऑफ मुद्दा आया है हमारा 60-65 का, उसके बाद ही केस हो सकता है, सबको पता है। तो उसके बाद, क्योंकि उस समय जस्टिस यूलिस सर ने कह दिया था कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, सुनवाई बाद में करूंगा। तो पुरानी जो याचिका पड़ी है उस पर जब सुनवाई होगी तो हमारे वकील भी खड़े होंगे और जो भी 22,000 से लेकर और कोई पिटीशन फाइल करेगा उनका भी वेलकम है, वो भी फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कम से कम हमें अपनी बात को रखने का वहां पर मौका मिलेगा। और भी साथ में मैं एक मर्सी पिटीशन भी लगा रहा हूं साथ में, ताकि ये भी हो कि जिन अभ्यर्थियों की ओवर एज हो रही है उनका जीवन में अब और जीवन यापन का और साधन नहीं है। ऐसे मेरे पास अभ्यर्थी हैं जो एक अभ्यर्थी तो ऐसा भी था, शिक्षा मित्र बने पहले, लेकिन बीच में कहीं और नंबर आने की वजह से शिक्षा मित्र की नौकरी छोड़ दी। अब वो ना तो वो शिक्षा मित्र रहे और ना वो अभ्यर्थी, गलती से बेचारों ने बीटीसी भर दिया, नंबर नहीं आया, एकेडमिक कम था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी बिल्कुल हाथ से छूट गई। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो है साथ आए, खासतौर पर जिनका एकेडमिक कम है, क्योंकि 22,000 सीटें जोड़ने पर जो जनरल की कट ऑफ है कम से कम भी 4 से 5% नीचे गिरेगी। 4 से 5 गुणांक क्यों गिरेगी अब आप पूछेंगे? क्योंकि 7,000 सीटें तो ये बच रही हैं और 22,000 वो लगभग 28 से 29,000। यदि मैं 6,000 7,000, देखिए आपको 50 आपको 60 61 62 पर जनरल वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 62 63 64 पर आपको गिनती के मिलेंगे और 64 65 66 67 पर तो आपको बिल्कुल ही गिनती के मिलेंगे। तो ये जितनी मेरिट नीचे गिरेगी उतनी भीड़ बढ़ रही है, लेकिन 62 तक तो बहुत ही आराम से लिस्ट जाएगी नीचे, क्योंकि जो इनके गुणांक ज्यादा थे वो तो लग लिए। अब तो बहुत कम गुणांक वाले पॉइंट से बच्चे रह गए। ये जो है कम से कम 6-6 हजार पर एक गुणांक गिर जाएगा। अब आप लगाइए 28,000 में 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 4.5% गुणांक जो है 22,000 सीटें अपने आप में एक भर्ती होती है। 7,000 सीटें तो ये बच गई, कुछ संशोधन वाली 8 संशोधन 60 ही मान्य हुए बस। आज संशोधन 60 ही मान्य हुए, बाकी संशोधन मान्य नहीं हुए। 60 में से 12 ने ज्वाइनिंग भी ले ली। लेकिन कुल मिलाकर बात ये नहीं है, बात केवल ये है कितने ही मान्य हुए हों, किसी की नौकरी लग रही है वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली वो हमारे साथ हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। तो फ्रेंड, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें याची लाभ लेना हो तो कृपया करके, आप कुछ नहीं कर सकते तो सहयोग करें कम से कम टीम का। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से हम वहाँ अपनी बात को रख पाए। देखिए, जीत हार एक अलग चीज होती है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होता कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। जीत हार एक बाद की बात है, याची लाभ मिले या ना मिले, लड़ना हमारा काम है, हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। और जो मैंने आपसे पॉइंट रखे हैं यही पॉइंट हम कोर्ट में भी रखेंगे। ये मैंने वकील साहब को बताया और यही बात मैंने सचिव साहब को भी बताया था। फ्रेंड, यदि आपको कोई शंका हो तो आप दूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी अपने आप में आप सेटिस्फाइड हुई है जब मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट उन बच्चों से लिए जो मेरी तरह हैं। नौकरी केवल मुझे अकेले को नहीं मिलनी है, आप सबकी लगनी है। कि हर आदमी ये सोचता है कि शुरुआत ये करे वो करे। अब जब मैंने शुरुआत करी है तो कृपया करके आगे आइए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।